शैतान कई रूपों में आ सकता है, कभी कभी तो खूबसूरत चेहरे के पीछे भी छुपा होता है। 1990 से 1992 के बीच यही शैतान एक मासूम चेहरे के साथ घूम रहे थे। एक जवान, आकर्षक और बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाला कपल, जिन्हें बाद में बार्बी और केन किलर्स के नाम से जाना गया। दोनों ही सैडोमैसोकिज्म और साइकोपैथ थे। सैडोमैसोकिज्म दो इंग्लिश वर्ड्स का मिक्सचर है, सैडिज्म और मैसोकिज्म। सैडिज्म उसे कहते हैं जब किसी व्यक्ति को दूसरों को दर्द देने, तकलीफ पहुंचाने या उनका अपमान करने में खुशी मिलता है, और मैसोकिज्म में व्यक्ति खुद को दर्द सहने, अपमानित होने या टॉर्चर होने में खुशी मिलती है। साइकोपैथी एक सीरियस दिमागी बीमारी है जिसमें व्यक्ति में सेंसिटिविटी, सहानुभूति यानी एम्पैथी, पछतावे यानी रिमोर्स और नैतिक मूल्यों यानी मॉरल वैल्यूज की कमी होती है। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर धोखेबाज, चालाक, सेल्फ सेंटर्ड और बेरहम हो सकते हैं, और उन दोनों का एक दूसरे के लिए जुनून और पागलपन, ये सब मिलकर एक डेडली कॉकटेल बन गए। ये कहानी है बार्बी और केन किलर्स की। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको ऐसे ही क्राइम और इन्वेस्टिगेशंस की कहानियां सुनना पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक करना न भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने विचार और सुझाव जरूर शेयर करें। आपका ये छोटा सा रिस्पॉन्स ही मेरे लिए आपका प्यार और सपोर्ट है। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। पॉल बर्नार्डो का जन्म 27 अगस्त 1964 को स्कारबोरो, ओंटारियो में हुआ। वो 3 भाई बहनों में सबसे छोटा था। बाहर से तो उसका परिवार बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर सब टूटा हुआ था। पॉल के पिता केनेथ बर्नार्डो एक जालिम थे जिन्होंने अपने बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया। उसका अपने पिता के साथ बहुत बुरा रिश्ता था। पॉल ने बचपन से ही अपनी बड़ी बहन डेबोरा पर पिता के यौन अत्याचार देखे। आगे चलकर केनेथ पर वॉयरिज्म यानी लोगों को छिपकर देखने की बीमारी के साथ साथ कई और आरोप भी लगे। पॉल की मां मैरिलिन बर्नार्डो मानसिक बीमारियों से जूझ रही थी। डिप्रेशन और एग्रोफोबिया, जो खुली जगह का डर होता है, के चलते वो घर के बेसमेंट में अकेले रहने लगी थी। लेकिन इन सब के बावजूद पॉल बचपन से ही पढ़ाई में तेज और पॉपुलर था। वो अपने स्कूल का बॉय स्काउट्स का एक्टिव मेंबर भी रहा। मगर किसी मोड़ पर उसके अंदर का शैतान जाग गया। अचानक उसे आग लगाने का शौक हो गया। साथ ही उसकी यौन इच्छाएं भी अजीब सी होने लगी थी। उसने वर्जिन फार्म बनाने के सपने देखे, जहां वो औरतों को रखकर उनके साथ मनचाहा काम करना चाहता था। जहां धीरे धीरे उसकी फैंटेसी अब और अजीब और डरावनी होती जा रही थी, वहीं दूसरी ओर उसके माता पिता का रिश्ता भी टूटने लगा था। एक रात पेरेंट्स की लड़ाई के बाद 16 साल के पॉल को पता चला कि केनेथ उसका असली पिता नहीं बल्कि मैरिलिन के अफेयर वाला आदमी है। गुस्से में पॉल अपनी माँ पर चिल्लाने लगा और उसे बुरा भला कहने लगा। उसकी माँ ने उसे जवाब में गंदी गंदी गालियां दी, जिससे पॉल और गुस्सा हो गया और अपनी माँ का सारा सामान जलाकर राख कर दिया। घर छोड़ने के बाद पॉल ने औरतों के साथ अपना घिनौना खेल शुरू कर दिया। 1986 तक उस पर 2 महिलाओं ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगा दिया था। यह आमतौर पर विक्टिम को घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, धमकी या दूसरे खतरनाक स्थितियों से बचने के लिए अदालत द्वारा जारी किया जाता है, ताकि आरोपी उसके आसपास दोबारा आने की हिम्मत न कर सके। अब स्कारबोरो से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर मिसिसागा नाम के एक जगह की ओर चलते हैं। यहाँ 4 मई 1970 को कार्ला हमोल्का का जन्म हुआ। बचपन से ही खूबसूरत और पॉपुलर कार्ला को जानवरों से प्यार था, इसलिए 17 साल की उम्र में वो वेट क्लिनिक में काम करने लगी। अक्टूबर 1987 में कार्ला स्कारबोरो के एक पेट कन्वेंशन में गई और यही उसकी मुलाकात 23 साल के पॉल से हुई। पॉल ने जैसे ही कार्ला को देखा, उसे पाने की इच्छा उसके अंदर जाग गई और दोनों के आपस की केमिस्ट्री बहुत ही जल्द शुरू हो गई। कार्ला ने न सिर्फ पॉल की उन अजीब फैंटेसीज को स्वीकार किया, बल्कि उन्हें पूरा करने में उसकी मदद भी की। वो पॉल को दूसरी औरतों के साथ अत्याचार करने की इजाजत देती थी। 1987 से 1990 के बीच कार्ला की मदद और साथ से पॉल ने कई हिंसक अपराध किए, और यही वो समय था जब बार्बी और केन किलर्स ने अपना खौफनाक सफर शुरू किया। 1991 में उनकी शादी हुई। पॉल अपने शिकारों को देर रात बस से उतरते ही पीछा करता था। वो पहले कुछ देर तक उनका पीछा करता और फिर अचानक उन पर हमला कर देता। मई 1987 में बर्नार्डो ने 2 अलग अलग लड़कियों पर हमला किया, एक को उसके घर के सामने और दूसरी को उसके घर के पीछे के गार्डन में। उसी साल दिसंबर में उसने फिर 2 लड़कियों पर हमला किया, जिनकी उम्र सिर्फ 15 और 17 साल थी। This suspect is wanted for a series of assaults, 2 last May and 1 just last week, and police say his attacks always follow the same pattern.
पुलिस के मुताबिक ये संदिग्ध अब तक कई बार हमला कर चुका है। पिछले साल मई में 2 बार, पिछले हफ्ते 1 बार। पुलिस का कहना है कि उसके हमले का तरीका हमेशा एक जैसा होता है। 1988 में बर्नार्डो ने फिर 2 महिलाओं पर हमला किया और कई और औरतों पर हमला करने की कोशिश भी की। फिर 1989 में उसने 3 और महिलाओं को अपना शिकार बनाया। पुलिस के पोस्टर पर छपा चेहरा एक पहेली जैसा था, और हो भी क्यों ना, उन लड़कियों में से किसी भी विक्टिम ने अपने हमलावर को ठीक से नहीं देखा था। वो हमेशा चाकू लेकर पीछे से हमला करता था। मेट्रो पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए एक पूरी टीम तैनात की थी। वो अब तक हजारों संदिग्धों से पूछताछ कर चुके थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने हमलावर की पहचान बताने वाले के लिए $150,000 का इनाम भी रखा, लेकिन वो अभी भी इस पहेली के सबसे जरूरी टुकड़े को खोज नहीं पाए थे। फिर 1990 में जब बर्नार्डो ने एक और महिला पर हमला किया तो पुलिस धीरे धीरे उसके करीब पहुंचने लगी। हालांकि 2 डिटेक्टिव्स ने उससे पूछताछ भी की थी, लेकिन उसे छोड़ दिया गया। शायद उनको उस पर शक नहीं हुआ था। इसी दौरान बर्नार्डो की नौकरी भी चली गई। वो एक अकाउंटेंट था, लेकिन बेरोजगार होने के बाद उसने कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच सिगरेट की तस्करी शुरू कर दी। कार्ला और पॉल के रिश्ते को 2 साल हो चुके थे। अब पॉल ज्यादातर समय कार्ला के घर पर ही बिताने लगा था। कार्ला का परिवार उसे पसंद करता था। उन्हें लगता था कि वो एक पढ़ा लिखा, समझदार और अच्छा इंसान है, लेकिन इस दिखावटी शराफत के पीछे एक शैतानी दिमाग छुपा था, जिसकी सच्चाई कार्ला का परिवार बहुत जल्द देखने वाला था। पॉल का अपना परिवार बहुत ही बिखरा हुआ था, इसलिए वो ज्यादातर छुट्टियां कार्ला के घर ही मनाता था। 1990 की गर्मियों में पॉल को कार्ला के 16 साल की बहन टेमी के लिए एक अजीब तरह का जुनून सवार हो गया। वो उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगा था। टेमी भी अपनी बहन की तरह ही एक अच्छी लड़की थी, जिसे सभी पसंद करते थे। वो खेल कूद में भी बहुत अच्छी थी। वो क्रॉस कंट्री, रनिंग और फुटबॉल में हिस्सा लेती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कार्ला भी पॉल की तरह ही अजीब सोच रखती थी। जब पॉल ने उससे अपनी टेमी के लिए अट्रैक्शन की बात कही तो कार्ला ने इसे हकीकत में बदलने का प्लान बना डाला। कार्ला ने कहा कि वो अपनी बहन को कुछ खिलाकर बेहोश कर देगी, ताकि पॉल उसे बिना किसी परेशानी के अपनी हवस का शिकार बना सके। उसका दावा था कि ऐसा करने से जोखिम कम होगा, सब कुछ कंट्रोल में रहेगा और ये परिवार के अंदर ही रहेगा। लेकिन ये सब तो सिर्फ कहने की बातें थी। असली सच्चाई तो इससे भी ज्यादा खौफनाक थी। कार्ला के मासूम दिखने वाले चेहरे के पीछे छिपी थी दरिंदगी, वो भी ऐसी जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। जुलाई 1990 की एक रात कार्ला ने टेमी के लिए खाना बनाया। एक बहन के प्यार की तरह दिखने वाला ये छोटा सा काम असल में किसी खतरनाक साजिश का हिस्सा था। टेमी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी स्पैगेटी सॉस में वैलियम मिलाया गया था, एक तरह की दवाई जिसे कार्ला ने अपने ऑफिस से चुराया था। खाने के बाद टेमी गहरी नींद में चली गई। पॉल को उसका मौका मिल चुका था। उसने टेमी के साथ 1 मिनट की जबरदस्ती की, लेकिन तभी वो होश में आने लगी। पॉल को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उसकी हवस अभी खत्म नहीं हुई थी। कार्ला भी ये ठान चुकी थी कि वो पॉल की ये फैंटेसी पूरी करके रहेगी। उसने कहा कि वो पॉल को क्रिसमस पर टेमी का गिफ्ट देना चाहती है। 24 दिसंबर 1990 क्रिसमस ईव की रात कार्ला और पॉल ने टेमी को एक बार फिर नशीली दवाई देकर बेहोश करने का फैसला किया। पार्टी के दौरान कार्ला ने टेमी को नशीली दवा मिली हुई शराब पिलाई। उनके माता पिता इस दौरान ऊपर के कमरे में सो रहे थे, लेकिन कार्ला को यकीन नहीं था कि टेमी इतनी जल्दी बेहोश हो जाएगी। इसलिए उसने एक और कदम उठाया। उसने टेमी के चेहरे पर बेहोश करने वाली दवा में भीगा हुआ एक कपड़ा रख दिया, ताकि कोई भी चांस ना रहे। और ऐसा ही हुआ। टेमी अब बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी। पॉल और कार्ला का वो भयानक खेल शुरू होने वाला था। पॉल और कार्ला का टेमी को शिकार बनाने का प्लान सफल हो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद टेमी अपने ही उल्टी में घुटने लगी और उसी दौरान उसकी मौत हो गई। दोनों घबरा गए। कार्ला ने जल्दी से टेमी के कपड़े पहनाए और क्राइम सीन को साफ कर दिया। वो टेमी को होश में लाने की कोशिश करती रही, लेकिन कुछ काम नहीं आया। फिर उन्होंने 911 पर कॉल किया और बाकी सबूतों को छुपा दिया। टेमी के शरीर को वापस उसके बिस्तर पर रख दिया ताकि वो एक दुर्घटना लगे। टेमी की मौत के समय उसके खून में नशीले पदार्थ पाए गए थे, लेकिन किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। परिवार ने मान लिया कि यह एक एक्सीडेंट था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कार्ला और टेमी के पास उस पूरे कांड का वीडियो रिकॉर्ड था। उन्होंने बारी बारी से कैमरा पकड़ा और टेमी की दर्दनाक आखिरी घड़ियों को फिल्माया, लेकिन टेमी का बलात्कार और उसकी मौत भी इस खूनी जोड़े के लिए काफी नहीं था। बाद में जब पुलिस को उनके वीडियो टेप्स मिले तो उनमें भयानक चीजें दिखाई दी। पॉल और कार्ला को कई डरावने एक्स में शामिल देखा गया। उनमें से एक था कार्ला का टेमी के कपड़े पहनकर उसका नाटक करना और उसी के बिस्तर पर पॉल के साथ सोना। टेमी की मौत के बाद उन दोनों ने हमोल का परिवार का घर छोड़ दिया और पोर्ट डलहाउसी में एक बंगलो में शिफ्ट हो गए।
धीरे धीरे शक होने लगा कि टेमी की मौत एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। ऐसा माना गया कि कार्ला ने उसे जानबूझकर एक जहरीली ओवरडोज दी थी। कुछ लोगों का मानना था कि कार्ला ने टेमी को जेलेसी से मार डाला, लेकिन यह एक रहस्य बना रहा। अब कहानी एक और मासूम लड़की पर आकर ठहर गई, 14 साल की लेस्ली महाफे। 15 जून की सुबह लेस्ली ने एक दोस्त को बताया कि वो घर जा रही है, लेकिन वो कभी घर नहीं पहुंची। लेस्ली एक खुश मिजाज और सभी को पसंद आने वाली लड़की थी। वो बर्लिंगटन ओंटारियो में रहती थी। 15 साल की उम्र में उसने दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू कर दिया था, लेकिन वो हमेशा अपने परिवार से जुड़े रहने की कोशिश करती थी, खासकर अपने छोटे भाई रेयान से, जिसे वो बहुत प्यार करती थी। हाल ही में लेस्ली के कुछ दोस्तों की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। 14 जून 1991 को लेस्ली उन दोस्तों की याद में रखी गई मेमोरियल सर्विस में शामिल हुई। इसके बाद वो दोस्तों के साथ एक कैजुअल गैदरिंग में चली गई और वहां समय का ध्यान नहीं रख पाई। रात करीब 2 बजे उसने अपने एक दोस्त को कॉल किया कि क्या वो उसके घर रुक सकती है, लेकिन दोस्त ने मना कर दिया। इसलिए लेस्ली ने दोबारा घर जाने की कोशिश की। रात के अंधेरे में थकी हुई लेस्ली को रास्ते में एक चार्मिंग सा नौजवान मिला। उसने उसे एक सिगरेट ऑफर की और अपनी कार तक ले गया, लेकिन जैसे ही लेस्ली थोड़ी रिलैक्स हुई, उस शख्स ने अपनी स्वेटशर्ट निकाली और अचानक उसे लेस्ली के सिर पर लपेट दिया, फिर जबरदस्ती उसे अपनी कार में ढकेल दिया। अगले दिन लेस्ली की एक दोस्त ने महाफे परिवार को फोन किया और बताया कि लेस्ली रात को घर नहीं पहुंच पाई थी। यह सुनते ही उसकी मां घबरा गई। जब उसे कहीं नहीं पाया गया तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। 18 जून को जब डेबी महाफे को कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन हकीकत में लेस्ली को किडनैप कर लिया गया था और उसके साथ भयानक चीजें होने वाली थी। टेमी की तरह ही लेस्ली को भी नशीली दवाई दी गई ताकि वो विरोध न कर सके। पॉल और कार्ला ने उसके साथ करीब 24 घंटे तक दरिंदगी की, यहाँ तक कि जब वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था तो इसी बीच उसे टेडी बियर पकड़ने को दिया गया ताकि वो शांत रहे। लेकिन जब वो बाद में उससे ऊब गया तो पॉल ने एक इलेक्ट्रिक वायर लिया और लेस्ली की गर्दन के चारों ओर लपेटकर उसे गला घोंटकर मार डाला। पॉल के मुताबिक लेस्ली की मौत भी टेमी की तरह ही ड्रग ओवरडोज से हुई थी, लेकिन यह सच्चाई कभी सामने नहीं आ सकती थी क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए बॉडी होनी जरूरी थी और वो बॉडी अब नहीं थी। 16 जून 1991 को, यानी लेस्ली की मौत के एक दिन बाद, पॉल और कार्ला ने होमोल्का परिवार के घर में फादर्स डे डिनर रखा। कोई भी नहीं जानता था कि उसी घर के बेसमेंट में लेस्ली की डेड बॉडी छुपाई गई थी। डिनर खत्म होते ही पॉल और कार्ला ने घर में रखी सर्कुलर सो उठाई और लेस्ली के शव को टुकड़ों में काट डाला। पॉल और कार्ला ने लेस्ली महाफे के शरीर को सीमेंट में दबाकर लेक गिब्सन में फेंक दिया। बाद में लेस्ली की पहचान उसके डेंटल रिकॉर्ड्स के जरिए हुई, लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। अब शिकार बनी 15 साल की क्रिस्टन फ्रेंच, एक हाई स्कूल एथलीट और हमेशा टॉप करने वाली होनहार स्टूडेंट। क्रिस्टन डॉन फ्रेंच का जन्म 1976 में हुआ था और वो सेंट कैथरीन्स ओंटारियो में रहती थी। वो एक बेहतरीन एथलीट थी। आइस स्केटिंग और रोविंग यानी बोट रेस में उसका बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन उसके लिए एक आम स्कूल का दिन जल्द ही एक बुरे सपने में बदल गया। 16 अप्रैल 1992 को जब क्रिस्टन स्कूल से घर लौट रही थी, तब होमोल्का और बर्नार्डो ने उसे एक पार्किंग लॉट में रोक लिया। वो उससे डायरेक्शन पूछने का नाटक कर रहे थे, लेकिन जैसे ही क्रिस्टन उनकी मदद करने के लिए रुकी, बर्नार्डो ने अचानक चाकू निकाल लिया और उसे धमकाते हुए जबरदस्ती अपनी कार के पीछे बैठा लिया। थोड़ी ही देर बाद क्रिस्टन के परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पूरे समुदाय ने उसे खोजने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया। उसके दोस्त, टीचर्स और साथी स्टूडेंट्स सभी हरे रंग के होप रिबन्स पहनने लगे ताकि क्रिस्टन जल्द से जल्द मिल जाए। पोर्ट डलहाउसी एरिया में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जवान और बुजुर्ग सभी के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उम्मीद थी कि 500 लोग इस सर्च में भाग लेंगे, लेकिन 2200 से अधिक लोग इसमें जुट गए। ये नंबर्स एक्सपेक्टेशन से 4 गुना ज्यादा था। पुलिस को कुछ कपड़े मिले, लेकिन उन कपड़ों को सीधे इस केस से जोड़ पाना मुश्किल था। लेकिन फिर 30 अप्रैल 1992 को सबसे बड़ा डर सच साबित हो गया। क्रिस्टन की बिना कपड़ों वाली लाइफलेस बॉडी एक गड्ढे में पड़ी मिली। क्रिस्टन की मौत 19 अप्रैल को ही हो चुकी थी, लेकिन उसकी मौत से पहले उसे 3 दिनों तक कैद रखा गया था। इन 3 दिनों में बर्नार्डो और होमोल्का ने उसे बार बार यातनाएं दी, उसे अपमानित किया और उसे जबरदस्ती शराब पिलाई। इन भयानक पलों को बर्नार्डो और होमोल्का ने कैमरे में भी रिकॉर्ड किया। 15 मई 1992 को ग्रीन रिबन टास्क फोर्स बनाई गई ताकि लेस्ली महाफे और क्रिस्टन फ्रेंच के हत्याओं की जांच की जा सके। इसी दौरान जॉन मोटाइल नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस को बर्नार्डो का नाम एक संभावित सस्पेक्ट के रूप में बताया। उधर होमोल्का और बर्नार्डो के बीच शादीशुदा जिंदगी में कड़वाहट बढ़ने लगी। 27 दिसंबर 1992 को
बर्नार्डो ने हमोल्का को एक फ्लैशलाइट यानी टॉर्च से बुरी तरह पीटा, जिससे उसके शरीर पर गंभीर चोटें आई। इसके बाद हमोल्का ने बर्नार्डो के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई। यही वो मौका था जब पुलिस को बर्नार्डो को गिरफ्तार करने का मौका मिला। कुछ समय बाद बर्नार्डो का एक रिकॉर्डेड कॉल सामने आया, जिसमें वो जोर जोर से रो रहा था और हमोल्का से वापस लौट आने की भीख मांग रहा था। लेकिन अब यह रिश्ता पूरी तरह टूट चुका था। 19 फरवरी 1993 को पुलिस ने हमोल्का से बर्नार्डो के मारपीट के बारे में पूछताछ की। इसी पूछताछ के दौरान हमोल्का ने एक खौफनाक कबूलनामा कर दिया। वो मर्डर सीन पर पुलिस को खुद ही घुमाने ले गई। दिलचस्प बात यह थी कि उस दिन उसने एक मासूम स्कूल गर्ल जैसी ड्रेस पहनी थी। वो उन सारे खौफनाक पलों की गवाह थी, लेकिन उसका बिहेवियर बेहद ठंडा और इनसेंसिटिव था। Can you answer a question for me? Was any of the furniture damaged as a result of the investigation? Not that I'm aware of, no. Okay, good, 'cause I'm asking for it. हमोल्का ने अपने अंकल और आंटी को बताया कि बर्नार्डो ने स्कारबोरो में कई लड़कियों को अपना शिकार बनाया था। उसने लेस्ली महाफे और क्रिस्टियन फ्रेंच की हत्याओं के बारे में भी बताया और कहा कि इन घटनाओं के वीडियो टेप्स भी मौजूद हैं। इसके बाद बर्नार्डो और हमोल्का के बीच एक अलग ही लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई थी खुद को बचाने की। हमोल्का का प्लान था कि वो बर्नार्डो की गिरफ्तारी में पूरी तरह सहयोग करके खुद को निर्दोष साबित कर दे। वो पूरी इम्यूनिटी यानी सजा से पूरी तरह बचने की डील चाहती थी। लेकिन उसी समय जेल से एक कॉल में बर्नार्डो ने अपने वकील को उन वीडियो टेप्स के बारे में बताया, जिनमें साफ दिखता है कि कार्ला ने भी खुशी खुशी उसके अपराध में काफी साथ दिया था। बर्नार्डो ने ये टेप्स उसके घर के सीलिंग में छिपाए थे। उसका वकील केन मुरे इन टेप्स को खोजकर खुद कहीं और छिपा देता है। इन टेप्स को सामने लाने में पूरे 1 साल लग गए। 14 मई 1993 को कार्ला ने अपना सारा गुनाह स्वीकार कर लिया। उसे 12 साल की सजा दी गई, इस शर्त पर कि वो बर्नार्डो के खिलाफ पूरा सहयोग करेगी। अपनी पुलिस स्टेटमेंट में कार्ला ने खुलासा किया कि बर्नार्डो ने दावा किया था कि उसने 30 से भी ज्यादा लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। यहाँ तक कि यह भी संभावना जताई गई कि उसने और भी कई हत्याएं की थी, जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। कार्ला हमोल्का का सेल्फ सेंटर्ड वाला पर्सनैलिटी, जिसे साइकोलॉजी में एक्सट्रीम नार्सिज्म भी कहते हैं, उसके बहुत काम आया जब उसने अपने ही पति के खिलाफ गवाही दी। 1995 में पॉल बर्नार्डो पर क्रिस्टियन फ्रेंच और लेस्ली महाफे की हत्याओं का मुकदमा चला। बर्नार्डो ने अपनी सफाई में यह कहने की कोशिश की कि मौतें एक्सीडेंटल थी और असली हत्यारा उसकी वाइफ कार्ला थी, लेकिन इसकी इस चालाकी का कोई असर नहीं पड़ा। 1 सितंबर 1995 को अदालत ने बर्नार्डो को कई गंभीर अपराधों में दोषी ठहराया, जिनमें 2 सेकंड डिग्री मर्डर्स और एग्रीवेटेड असॉल्ट शामिल थे। उसे बिना पेरोल के ऑप्शन के उम्र कैद की सजा दी गई। वो एक आम अपराधी नहीं था और इसलिए साइकेट्रिस्ट द्वारा बर्नार्डो का मेंटल एग्जामिन किया गया। रिपोर्ट में पता चला कि उसे क्लिनिकल साइकोपैथी थी और साइकोपैथी चेकलिस्ट में उसने 40 में से 35 स्कोर किया था। इसके मुकाबले कार्ला का स्कोर सिर्फ 40 में से 5 था। यानी बर्नार्डो पूरी तरह एक खतरनाक मानसिक अपराधी था, लेकिन कार्ला की किस्मत अलग थी। 4 जुलाई 2005 को वो जेल से रिहा हो गई और अब एक नॉर्मल आजाद जिंदगी जी रही है। तो बार्बी और केन किलर्स की ये भयानक कहानी सुनकर आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है, इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं अगली बार फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।